नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, ये माना जाता है कि जीवन अंधकारमय है यदि आकांक्षा न हो। आकांक्षा अंधी है यदि ज्ञान न हो, और ज्ञान व्यर्थ है यदि कर्म का ज्ञान न हो। विधि व्यवसाय हो, चाहे चिकित्सा जगत हो, चाहे अभियांत्रिकी जगत हो, इन सब में सिर्फ ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। क्या करना है इसका ज्ञान होना चाहिए। हमारे साथ इस समय रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, जो गोरखपुर जनपद के बास गांव सिविल कोर्ट में विधि व्यवसाय करते हैं। आप वहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो उन्हीं से हम जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे, और विधि जगत में जो आपने कार्य किया है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो श्रीवास्तव जी, सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपके माता पिता, उनके बारे में ज़रा सा हमारे दर्शकों को बताइए, और आपका जो जन्म स्थान है उसके बारे में बताइए। दरअसल गोरखपुर ज़िले में बांसगांव तहसील में कौड़िया के पास एक गांव धसका है, जहां मेरी पैदाइश हुई है। मेरे पिताजी कलेक्ट्रेट में एम्प्लाई रहे हैं। अच्छा। और मेरी माताजी शुद्ध रूप से एक गृहिणी थी। पिताजी का नाम जरा हमको। मेरे पिताजी का नाम श्री नर्मदा लाल जी था। अच्छा। और माताजी का? माताजी का नाम श्रीमती दीपराजी देवी। दीपराजी देवी। अच्छा, तो आपका जन्म कहाँ हुआ था? ये इसी गांव में हुआ था, धसका गांव। धसका में हुआ था। 1951 डेट ऑफ बर्थ हमारी है। हम लोग 4 भाई हैं, तीन बहन है। अच्छा, आपकी 3 बहनें हैं। सभी लोगों की शादियां हो चुकी हैं, सभी लोग वेल सेटल्ड हैं। अच्छा। और बड़े भाई साहब हमारे डिप्टी कैंट कमिश्नर से अच्छा रिटायर हो चुके हैं। अच्छा। हमसे जो छोटा है वो भी विधि व्यवसाय में इसमें बरेली पोस्टेड है, वो फैक्ट्रियों की कामों वगैरह देखता है। अच्छा। और जो सबसे छोटे हैं वो एरिया मैनेजर है, मेडिसिन डिपार्टमेंट वगैरह। आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो कहाँ से हुई? 2 जगह से हुई है एक्चुअली। कक्षा 1-2 तो मैं यहाँ के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा। गांव पे ही? कौड़िया में स्कूल था, गाँव अच्छा, का कौड़िया प्राइमरी स्कूल था। उसके बाद पिताजी के मैं ट्रांसफर हो गया महाराजगंज में। अच्छा। तो पहले महाराजगंज तहसील थी गोरखपुर जिले की, 5 महीने वहीं से पास किया महाराजगंज से। हाँ, 6 और 7 महीने वहीं से किया। 8 से मैं यहाँ आ गया कौड़ीराम में, बाबूजी का ट्रांसफर फिर बांसगांव हो गया। अच्छा। तो फिर यहाँ आ गए। अच्छा। तो यहाँ से पूरी पढ़ाई मेरी इंटर तक कौड़ीराम। हाँ, सर्वोदय में पढ़ा, सर्वोदय इंटर का कौड़ीराम में। अच्छा। और यहाँ से BSc किया मैंने सेंट एंड्रूज कॉलेज से, और फिर ला के लिए हम यूनिवर्सिटी चले गए, गोरखपुर विश्वविद्यालय से आपने ला किया? जी। किस सन में? उन्हें ला किया 1975 में। अच्छा। क्योंकि बैच हम लोग का 1 साल डिले चल रहा था, तो रिजल्ट हम लोग का 76 में आया था, 1976 में आया था। अच्छा, तो प्रैक्टिस आपकी, इसका मतलब 76 से 77? 76 से। अच्छा, 1976 से आप। क्योंकि उसी वक्त हमारी लाइसेंस भी उसी वक्त बन गया हमारा। पहले बहुत आसान था बनना, इच्छा थी बिल्कुल जुडिशियल सर्विस में जाने की। तो मैं ये सोचा कि बास हमारे पास समय रहेगा। अच्छा। तो यहाँ आया, मैं तैयारी भी किया, बहुत अच्छे नंबर भी आए। अच्छा। लेकिन जिस विषय में हमको लगा कि मैं कंफर्म हो जाऊंगा, तो वही लग होता है प्रोसीजर ला, उसी में बहुत कम नंबर मुझे मिले। आप जब कचहरी में आए बांसगांव, जी, तो उस समय आपका सीनियर कौन था? ये बड़ा सुखद संजोग हमारे लिए है कि मेरे सीनियर का नाम भी जसवंत सिंह है। अच्छा। और जो मेरे एसोसिएट मिले मुझे, वो भी जसवंत सिंह सिन्नेत मिले। अच्छा। और दोनों का हमको सहयोग मेरे जीवन में बहुत मिला। वो एक बार हार्ट अटैक हो गया कचहरी में ही। अच्छा। इट इज ड्यू टू माई जूनियर जसवंत सिंह सिन्नेत कि मैं आज एलाइव हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। अच्छा। तो बहुत सारे जूनियर्स आए, लेकिन जिससे द्रोणाचार्य को अर्जुन प्रिय थे, इस तरह से आज भी मुझको तमाम लोगों में जसवंत प्रिय। वो अच्छे अपने कार्यों से उन्होंने अपनी एक पहचान। नहीं, इतनी खुशी बहुत कम सीनियर्स को होती है। इतनी मतलब सीनियर मुझे खुशी होती है कि मुझको इतने अच्छे मिले। तो आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो कब शुरू हुआ? विधि व्यवसाय में आने से पहले? नहीं, बाद में हुआ था। 77 में शादी हमारी हुई। अच्छा, 77 में शादी हुई। अच्छा, तो आपकी पत्नी गृहिणी है या? हाँ, नहीं, वो भी गृहिणी, नाउ शी इज नो मोर। अभी 2-3 महीने पहले एक्सपायर करके छोड़ गए हमें। अच्छा। अभी तो कितने बच्चे हैं आपके? बस 2 बच्चे मेरे, एक बेटी एक बेटा। अच्छा। और दोनों वेल सेटल्ड हैं, दोनों की शादियाँ हो चुकी हैं, दोनों के अपने बच्चे हैं। अच्छा। और एक तरीके से कह लीजिए मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है।
कचहरी जो मैं जाता हूँ वो बोनस है मेरे लिए। बोनस है, और चूँकि जीवन साथी का साथ छूटना ये थोड़ा सा एक कष्टमय होता है, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल, ये प्रकृति की व्यवस्था है और उस प्रकृति की व्यवस्था। लेकिन मुझे गर्व है कि मेरी बहू ने कहा नहीं, मैं पापा जी को अकेले नहीं रहने दूंगी, तो बच्चों के साथ मेरे साथ रहती है। अच्छा। और लड़का हमारा जहाँ जॉब कर रहा है, छुट्टियों में आता जाता रहता है। बहुत अच्छी बात है, ये श्रेष्ठ ये बच्चे बहुत छोटे हैं, जो हमारे पोतियाँ हमारी 2 हैं। एक अभी उसकी 16-17 महीने की है और एक 5वां चल रहा है उसका। अच्छा। तो इतना मतलब हमारा लगाव इन समूह के साथ है कि मुझको और कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता। अच्छा, आप के बारे में ये कहा जाता है कि आप तहसील स्तर पर वकालत जो करते हैं, तो आप फौजदारी की वकालत आप करते हैं? हाँ, बांसगांव में सिविल कोर्ट भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ एक पहले मजिस्ट्रेट बैठते थे, तो सिविल और क्रिमिनल दोनों उनके पास था। और बाद में 3 कोर्ट आ गई हमारी, तो कई थाने भी आ गए ओरिजिनल जुडिशन वाले, तो काम बढ़ गया। तो मेरे अंदर एक प्रोफेशनल जो एथिक्स होती है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि क्रिमिनल के काम मेरे पास ज़्यादा थे, तो उस वक्त मैं अवॉइड करता था कि मैं दीवानी करूँगा तो मैं उनका टाइम दे नहीं पाऊँगा अपने क्लाइंट्स के प्रति। अच्छा। उतना टाइम जो देना चाहिए एक वकील को प्रॉपर वे में मैं दे नहीं पाऊँगा, तो ये उनके साथ अन्याय होगा। बिल्कुल। इसलिए मैंने, चूँकि मेरा इंटरेस्ट भी इसमें था, इसमें तत्काल प्रेजेंस ऑफ माइंड की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। और जैसे ही कोई केस सामने आता है, मेरे जहन में लगता है जैसे अंदर से कुछ आ रहा है कि इसका डिफेंस ये है। अच्छा। एक स्टोरी तत्काल बन जाती है, मतलब बिल्कुल प्रतिरक्षा करना एकदम उसी हिसाब से तत्काल बन जाती है, और कई सारे डिफेंसेस तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग पैरेलल स्टोरी लेकर चलते हैं। जो केस है बिल्कुल बिल्कुल टोटल डिजाइन नहीं करेंगे, पैरेलल लेकर चलते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद अपनी जो वजूहात है वो बताएंगे, और फिर मार्गदर्शन मिल जाता है। तो बांसगांव में ACGM स्तर के, हाँ, ACGM न्यायिक अधिकारी अब आ गए, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी यहाँ बैठते हैं। हाँ, अब कह सकते हैं। तो इनका जो क्षेत्राधिकार है वो तो एक सीमित क्षेत्राधिकार होगा, अब कुछ बढ़ गया है। अच्छा। जैसे 302, 395 वगैरह को छोड़ के बाकी सारे मुकदमे अब यहीं आते हैं, इंस्टीट्यूट यहीं होंगे, बेल यहीं पड़ेगी, सेशन ट्रायल के भी, और यहाँ से फाइल कैपिटल होकर वहाँ जाती है कभी ठोके सेशन में। हाँ, तो थोड़ा सा काम बढ़ गया है। काम बढ़ गया है। और यहाँ इस समय हमारे यहाँ 3 थाने। तो बांसगांव में हाँ, थाने कितने हैं? 3 थाने, पहले तो 5 थाने थे। अच्छा। तो गगहा, खजनी, बांसगांव, बेघाट और उरुआ। अच्छा। लेकिन किसी वजह से 2 थाने यहाँ से बैक हो गए। अच्छा। खजनी और गगहा, तो फिलहाल 3 थाने यहाँ फुल फ्लेज्ड। अच्छा, बांसगांव, उरुआ और बेलघाट। बांसगांव, उरुआ और बेलघाट इस रन कर रहे हैं यहाँ। अच्छा। 7 साल तक की जो सजा वाले जो अपराध हैं उसमें गिरफ्तारी नहीं होगी। तो क्या है ये व्यवस्था, जरा हमारे दर्शकों को बताइए इसके बारे में। वास्तव में देखा यह गया था कि तमाम छोटे मैटर में, छोटे मोटे मैटर्स में जो कॉग्निजेबल हैं, इसमें पुलिस बहुत तरह से तंग करती थी लोगों को, छोटे छोटे मैटर में गिरफ्तार कर लेती थी। तो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया और वो हमारे CRPC में अमेंड भी हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 41A करके जोड़ा गया। उसमें ये उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं कि गिरफ्तार नहीं कर सकते 7 साल से कम सजा वाले, उसमें कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू टेल दी रीज़न। लेकिन आपको एक कारण बताना है उस आईओ कंसर्न को कि किस वजह से आपने गिरफ्तार किया है, एक कारण देना होगा। अच्छा। अब तो ऐसा भी हो गया है कि जो मतलब DGP रैंक में कई बार हमने देखा है तमाम सारे चार्जशीट वगैरह में कि जहाँ आजीवन कारावास सजा जिन मामलों में है, जैसे फुस डीड वगैरह लिखे जाते हैं वहाँ, तो वहाँ का डायरेक्टर साहब गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है। तो आईओ जो है, जो विवेचक है, वो एक लाइन अपने उसमें केस डायरी में लिख देगा कि माननीय DGP महोदय के आदेश दिना इतना इतना के अनुसार इसमें गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, इस नाते मुझे अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया, उसका बयान लिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो सुप्रीम कोर्ट ये भी चाहती है कि मैक्सिमम लोगों को बेल दे दिया जाए। कारण लोग कुछ और बताते हैं, साहब जेलों में जगह नहीं है। तो हाई कोर्ट को डायरेक्शन है कि आप उन्हीं को जेल में रखिए जहाँ ज़्यादा। अच्छा, 7 साल के जो मामले हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस के, तो अधिकांशतः इसमें अजमानती अपराध होंगे। हाँ, अधिकांशतः मोस्टली 2 साल से ऊपर जहाँ हो गया, जैसे 3 साल मान लीजिए, 3 साल या उसके ऊपर से जितनी कन्विक्शंस हैं, बिल्कुल वो सब के सब जो है
वो कॉग्निजेबल है। एक बात मैं बहुत ही साफ गोई से कहना चाहूँगा कि जजेस का काम ये है कि प्रोसिक्यूशन को और डिफेंस को पैरेलल देखे और जो फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड आए ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेरी एविडेंस अपना वर्डिक्ट दे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इन लोगों के ऊपर भी कुछ हमको लगता है ऊपर से प्रेशर है कि मोस्टली जो नॉन अवेलेबल केसेज होते हैं उसमें या तो बेल नहीं देते नॉर्मली, बिल्कुल, या 2-1 दिन उनको जुडिशियल कस्टडी में रहने के बाद बेल दे देते हैं। अच्छा, जैसे 452 है, घर में घुस के मारना। बिल्कुल। तो उसकी स्थिति भी यही है। तो कुछ जजेज ये मानते हैं कि साहब तो 323 ऑर्नामेंटल है तो सिंपल वे में बेल मिल जाती है। कुछ ये सोचते हैं साहब घर जो है किसी के लिए भी सबसे सेफेस्ट जगह होती है। अगर घर में घुस के मारा गया है तो लॉ मेकर्स ने इसको नॉन अवेलेबल बनाया है, तो भाई हम तो बेल नहीं देंगे। और कुछ लोग बीच का रास्ता अख्तियार करते हैं कि 2 दिन 1 दिन जुडिशियल कस्टडी में रख के तीसरे दिन बेल दे देते हैं। बिल्कुल। और ये भी डिपेंड करता है कुछ लोग आपके आर्गूमेंट से कितना कन्विंस हो जाते हैं। बिल्कुल। अब जैसे आपको बताऊं कि ये 409 का एक मैटर है, 409 से क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तो एक सिंपल सा बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि एक प्रधान जी चुनाव हार गए, दूसरे प्रधान चुनाव जीत गए। अच्छा। तो इन्होंने जब चार्ज में दे दिया तो जो कुछ भी था तो दे दिया। तो उन्होंने जब रिकॉर्ड मिलाया तो एक कुर्सी का हत्था नहीं गया था उसमें। अच्छा। ठीक है। और एक टाट था जो फट गया था उसको नहीं दिया गया था चार्ज में। बिल्कुल। तो उन्होंने अपने ऑफिसर्स को, अधिकारियों को एप्लीकेशन लिखा था, ऐसे नहीं मिला। तो उन्होंने कहा साहब FIR दर्ज करा दीजिए। FIR दर्ज हो गई 409 में, क्योंकि प्रधान के खिलाफ 409 में ही हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, हमने आर्गूमेंट किया, समझो मेरे पास वो बेल के लिए आया था गिरफ्तार होके, और उसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। बिल्कुल। 409 ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट फैसला जरूर है, लेकिन कन्विक्शन जो उसमें सजा जो है आजीवन कारावास की है। बिल्कुल। तो जब मैं सारी बात रखा मजिस्ट्रेट के सामने तो कहा बताइए, ये आंख मूंद के बेल मैं दे सकता हूँ उसमें, लेकिन दुर्भाग्य है कि सेशन आजीवन कारावास की सजा इसमें है, इसीलिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई घर का विवाद है और उसमें पुलिस जो है 452 का ऑफेंस जो है उसमें चार्जशीट अगर भेजती है, तो पुलिस की यह जो कार्यप्रणाली है विवेचना कितनी निष्पक्ष कही जा सकती है? नहीं, अब बताइए, जब घर की ही बात है तो 452 कोई मतलब ही नहीं है। जो लॉ मेकर्स की जो मंशा है, कहीं बाहर कोई घटना घट रही है, आदमी अपनी जान बचाने के लिए अपने घर में भागा, हाँ, तो थर्ड पर्सन के लिए वो तो बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। और वहाँ घर में घुस के गया, आपने मारा तो वो ऑफेंस हो गया। लेकिन जो ऑलरेडी घर में मौजूद है तो 452 वहाँ लगेगा ही नहीं। हम लोग कोर्ट को याद करते हैं। ऐसी स्थिति में तो पुलिस ने देखी, जो कहा यह जाता है, हमारे एक कहावत है कि आईओ जब तक तफ्तीश करता है मुकदमे की वो अल्लाह मियाँ है। इवन सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरफियर। आईओ के तमाम मामलों में इस तरह के, लेकिन चार्जशीट केस में जो 482 में लोग जाते हैं हाई कोर्ट में, तो तलब कभी कभी ऐसे मामले आए हैं कि जब हाई कोर्ट ने तलब किया है जो है आईओ को। अभी एक लेटेस्ट और ये इस पर क्या है जो है, जैसे कोई डायरेक्शन इस पर है कि क्या लोअर कोर्ट इस पर नहीं कोई डायरेक्शन? दिक्कत है लोअर कोर्ट की, है कि अपनी सीमा है। वो तो एक कह सकते हैं कि जो एक लकीर बनी हुई है उसी के अकॉर्डिंग वो करना है। अच्छा, जैसे क्रॉस मामले होते हैं, एक ही घर में अगर 2 मामले बनते हैं, भाई एक पक्ष से एक मामला, दूसरे पक्ष से दूसरा मामला, एक मामले में पुलिस चार्जशीट लगाती है और दूसरे मामले में पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगाती है। ठीक है, वो कर सकती है। तो उसी के लिए 190(1)(c बना हुआ है ना, लॉ मेकर ने कहीं जगह नहीं छोड़ा है। अगर पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया तो उसके लिए धारा 190 बनाई हुई है CRPC में, तो हम प्रोटेस्ट पिटीशन देंगे उसमें। अच्छा, जो अंतिम रिपोर्ट दाखिल होती है उसमें जब हम प्रोटेस्ट एप्लीकेशन दाखिल करते हैं तो उसमें जो पीड़ित है उसको कितने उपचार प्राप्त हैं? जो हाँ,
उसमें देखिए 3 रेमेडी है, कोर्ट के पास 3 रेमेडी है। अच्छा। अगर उसको लगता है कि मेरे प्रोटेस्ट पिटीशन में कोई ऐसा तथ्य नहीं आया कि जिससे उसको कॉग्निजेंस लिया जा सके, तो कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकती है। अच्छा, यानी प्रोटेस्ट पिटीशन रिजेक्ट कर सकती है और उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट है उसको एक्सेप्ट कर लेगी। अच्छा। दूसरा ऑप्शन कोर्ट के पास ये है कि नहीं, ये बिल्कुल दमदार मामला है, पुलिस से यहाँ चूक हुई है, तो वो डायरेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल रिपोर्ट उसी बेस पर तुरंत कागज लेके नोटिस जारी कर देगी एक्यूज को। अच्छा। समन जारी कर सकती है। और यदि कोर्ट को, तीसरा ऑप्शन ये है, यदि कोर्ट को ये लगती है कि नहीं साहब इसमें एविडेंस जो है काफ़ी कुछ आ चुका है और ये कंप्लेंट के जो कंप्लेनेंट है ये कोर्ट में भी पेश कर सकता है, तो उस प्रोटेस्ट पिटीशन के आधार पर उस फाइनल रिपोर्ट को कंप्लेंट भी ट्रीट कर सकती है। कंप्लेंट भी, यानी 3 रेमेडी है। 3 रेमेडी है, उसको खारिज कर सकती है, डायरेक्ट पुलिस केस में वो कन्वर्ट हो सकता है या कंप्लेंट केस भी हो सकता है। लेकिन उसमें एक रेमेडी और कही जाती है कि वो विवेचना का आदेश भी दे सकती है। विवेचना का आदेश वो नहीं होता, फर्दर विवेचना होता है। हाँ, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, अग्रेतर विवेचना। अग्रेतर विवेचना का भी आदेश, मतलब एक रेमेडी और 4 रेमेडी हो गई। वो दूसरा सेक्शन है। अच्छा। वो 190 में नहीं है, वो 173(8) में आता है। और इसीलिए हमें लगता है कि सरकार ने जो है ऐसे मामलों में प्रतिकर की जो व्यवस्था के लिए जो मोटर व्हीकल एक्ट में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की जो व्यवस्था है, इसी को भरपाई, इसीलिए है, इसी की भरपाई करने के लिए कि चलिए कम से कम एक्सीडेंट में अगर कोई व्यक्ति उसकी मृत्यु होती है और उसकी जो व्यवस्था है, जिसके आय के जो साधन है, तो एक अलग व्यवस्था है, एक अलग व्यवस्था है। लेकिन ये जजेस के उस पर डिपेंड करता है। 302 डायरेक्ट है कर, तो वहाँ भी अदालत देखती है कि नहीं हिसाब जो विक्टिम है वो बहुत नीडी है, तो डेथ पनिशमेंट देने के बावजूद भी वो फाइन कर सकती है। फाइन कर उसमें ऑर्डर कर सकती है कि इतना अमाउंट विक्टिम को दिया जाए और इतना गवर्नमेंट के खजाने जमा किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये लंबी प्रक्रिया है, ये लंबा प्रोसेस है। नहीं, अभी हाल ही में एक वर्डिक्ट आया है। अच्छा। एक 4 साल की बच्ची के साथ वो रेप करके उसको कर दिया था, उसका मर्डर हो गया था, वो फिर डेथ हो गई थी उसकी। उसमें एक्यूज को फांसी की सजा दिया है और 1 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। बिल्कुल। अच्छा, अभी लेटेस्ट वर्जन है ये। 325 के जो मामले हैं, जैसे घोर उपहत्या, तो जैसे होता है कि उसमें फ्रैक्चर होना चाहिए। हाँ। और फ्रैक्चर ही नहीं है कि गंभीर चोट जैसे कहते हैं। हाँ, जैसे अगर नहीं फ्रैक्चर है तो फूट गई, कान बहरा हो गया, दांत टूट गया, ठीक है, ये सब उसी में आते हैं, इस घोर उपहत्या में ही। हाँ। तो ये ऑफेंस ये भी नॉन बेलेबल है? नहीं, ये बेलेबल है। अच्छा, घोर उपहत्या की कौन सी अवस्था होती है जब वो मामले 308 या 307 की श्रेणी में आ जाते हैं? जब ये लगता है कि चोटें ऐसी हैं कि इसकी मृत्यु हो सकती है। अब जैसे हड्डी है, सिर, डंडे से किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से पहाड़ किया जाए तभी फटेगा, किसी धारदार हथियार से मारा जाएगा तब वो कटेगा। तो कटना और फटना बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। अच्छा। जो कटेगा दैट इज कॉल्ड इनसाइड वुंड, और जो फटेगा दैट इज कॉल्ड लेसरेटेड वुंड। तो लेसरेटेड वुंड का जो होता है कि भोथरे हथियार से आ जाए, उसके जो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। भाई डॉक्टर के सामने तो है, हथियार है नहीं, लेकिन डॉक्टर कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करेगा कौन चोट इनसाइड है और कौन लेसरेशन है? तो इनसाइड उनके जो किनारे होते हैं स्मूथ होंगे, चिकने होंगे। अच्छा। धारदार हथियार बिल्कुल यदि होगी वो चिकने होंगे जो किनारे होते हैं ऊंड के, घाव के। और जो हार्ड ऑब्जेक्ट से चोट पहुंचाई जाएगी, फटेगा, सबको देखने में तो लगेगा एक ही जैसा चोट है। बिल्कुल बिल्कुल। लेसरेटेड और इनसाइड जो है देखने में एक ही जैसा लगेगा। बिल्कुल। लेकिन इनसाइड उनके जो किनारे मार्जिन्स हैं वो स्मूथ होंगे, चिकने होंगे, जबकि लेसरेट के जो वो खुरदरे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इस आधार पर उसको जज किया जाता है। और कितनी डेप्थ कितनी है, केवल स्कल फूटा है कि अंदर भी इंजरीज गई हुई है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर डॉक्टर अपनी ओपिनियन देता है और ऑन द बेसिस ऑफ द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर जो आई कंसर्न है उसका सेक्शन जो अमेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 307 का आरोप पत्र जो है पुलिस दाखिल करती है, तो वो आरोप पत्र
न्यायिक मजिस्ट्रेट के ही न्यायालय में दाखिल करेगी या फिर वो सेशन ट्रायल को भेज देगी? नहीं 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 नहीं, उसकी एक अलग व्यवस्था है। 302 हो, 395, कोई भी सेशन ट्रायल का मैटर हो, बिल्कुल, तो कंसर्न मजिस्ट्रेट के यहाँ दाखिल होगा। अच्छा, और उसको अपीयर कराने का काम जो मजिस्ट्रेट का होता है। अच्छा, हाजिर कराने का काम मजिस्ट्रेट का होता है, और जब एक्यूज अपीयर कर जाता है तब उसको कमिट करती है कोर्ट ऑफ सेशन में। तो कोर्ट ऑफ सेशन में उनका चार्ज बनेगा और फिर ट्रायल होगा वहाँ। तो बेल भी उसमें सेशन ही लेती है? बेल पड़ेगी मजिस्ट्रेट के यहाँ ही, तो यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद ही सेशन में जाएगी बेल। जाएगी। अच्छा, कमिटल प्रक्रिया पर थोड़ा सा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है ना कि जैसे जो हमारा कार्यक्रम जो नया लड़का देख रहा है, जो विधि व्यवसाय में अभी नया आया है, तो उसको जो है हमारे कार्यक्रम से जो है ये सीख, तो उसके लिए देखिए सीधी सी बात यह है कि कहीं कोई चीज़ ऐसी नहीं कि अपने दिमाग से पैदा करना है। बिल्कुल, हमारे लॉ मेकर्स ने बहुत क्लियर कट सब कुछ लिखा हुआ है, कौन कौन से सेक्शन जो है सेशन ट्राइब्यूनल है, कौन कौन से सेक्शन ट्राइब्यूनल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, ये दो है। बिल्कुल, ये दो स्टेज है। और मजिस्ट्रेट में थोड़ा सा सीजीएम को थोड़ा सा पावर अधिक दे दिया गया पनिशमेंट के बारे में, बाकी ट्रायल सब वैसे ही होता है। और लॉ मेकर्स ने ट्रायल की प्रोसीडिंग अलग अलग कर दिया। कंप्लेंट केस की ट्रायल अलग है, समन केस का अलग है, वारंट ट्रायल का अलग है, सेशन ट्रायल का अलग प्रोसीडिंग है। बिल्कुल, ठीक है। तो कहीं अपना माइंड अप्लाई नहीं करना है कि कौन क्या करना है, क्योंकि लॉ मेकर्स ने हर सेक्शन के बारे में लिख दिया कौन कहाँ ट्रायल होगा। तो ऐसे मान लिया आपने प्रश्न किया कि कम्प्यूटर की क्या स्थिति है, तो जो ट्राइब्यूनल बाई कोर्ट ऑफ सेक्शन जो धाराएं हैं उनमें चार्जशीट दाखिल होगी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के। अच्छा, इनिशियली मजिस्ट्रेट के यहाँ दाखिल होगी। उसका मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसकी कॉग्निजेंस लेगा, कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट लेगा वो चार्जशीट की। अच्छा, कॉग्निजेंस लेने के बाद उनको समन वारंट जो कुछ भी जारी करेंगे उनको अपीयर कराएगा। अपीयर का मतलब हाजिर कराना। बिल्कुल, बिल्कुल, बेल खारिज होना, बेल जमात होना, मतलब अब जब बेल हो गई इनकी या नहीं हो गई या कस्टडी में है, जब सभी अपीयर कर जाएंगे तब इसको कमिट कर देगी कोर्ट ऑफ सेशन को। फूड एक्ट के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताइए, क्या है फूड एक्ट? एक्चुअली अब कानून तो गवर्नमेंट बनाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, विधायिका। तो मंशा तो यही है हमारे लॉ मेकर्स का कि लोगों को जो भी खाद्य सामग्री मिले वो शुद्ध मिले, और कहीं उसमें अशुद्धता आ गई तो दो तरह के एडल्ट्रेशंस होते हैं। अच्छा, एक तो मिस ब्रांडिंग कहते हैं। मिस ब्रांडिंग, अच्छा, अभी बता रहा हूँ। और दूसरा होता है एडल्ट्रेशन। मिस ब्रांडिंग मीन्स ये है कि मान लीजिए तेल किसी और चीज़ का है, आपने उसको किसी और चीज़ का बना के बेच दिया, तो दिस इज कॉल्ड मिस ब्रांडिंग। इस मान लीजिए अलसी का तेल है, उसको आप कहते हैं सब सरसों का तेल है, दिस इज कॉल्ड मिस ब्रांडिंग। आपने लेबल लगा दिया अगर, हाँ, तो यही मिस ब्रांडिंग हो गई। बिल्कुल। और एडल्ट्रेशन का मतलब ये है, इसमें दूध है, पानी मिला दिया, एडल्ट्रेट कर दिया आपने उसको, तो एडल्ट्रेशन हो गया। अच्छा, तो दोनों पनिशेबल है। तो अच्छा, दोनों ये ट्राइबल बाई इसमें मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अच्छा, उसको स्पेशल पावर मिलता है कोर्ट से। अच्छा, सारे मजिस्ट्रेट को पावर नहीं मिलते, स्पेशल पावर मिलता है इसको। अच्छा, तो ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को, हाँ, कार्यपालक मजिस्ट्रेट इसको देखता है? नहीं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखता है। अच्छा, अभी इसमें अमेंड हो गया। अच्छा, अब पहले था प्रिवेंशन ऑफ फूड एडिक्शन एक्ट। अच्छा, तो जो पुराने मुकदमे हैं वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ ही है। अच्छा, जुडिशरी में। बिल्कुल। और बाद में अब इसको अमेंड करके FSS आया गया। अच्छा, ये सेफ्टी ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट इस तरह से आ गया है। अच्छा, तो अब इसमें जो भी होगा ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या चला गया ये। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट में ये फर्स्ट क्लास कार्यपालक मजिस्ट्रेट जैसे SDM इसको देखता है? नहीं, ADM रैंक का। अच्छा, ADM रैंक का, अपर जिला अधिकारी रैंक। यानी ये सारे मामले जिले स्तर पर चले जाएंगे? जिले स्तर पर चले। तो आपकी जो साहित्यिक कुछ गतिविधियाँ वगैरह रही हैं? बता रहा हूँ आपको कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ आपको हर क्षण अपने आप को शो करने का अवसर मिलता है, एक्सपोज करने। सौभाग्यशाली हूँ कि आदमी कहीं से भी निराश हो जाता है तो अधिवक्ता के पास ही आता है, हर चीज़ की बिल्कुल। और
ये अधिवक्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी काबिलियत से उस आदमी को कितनी राहत दे सकता है। थोड़ा सा इसी पर मैं जो आपने कहा कि जैसे मान लीजिए अपराध हो गया, कभी कभी अपराध नहीं करता है व्यक्ति, लेकिन वो अपराध के चपेट में आ जाता है। हाँ। और वो ये मान लेता है कि अब हम अभियुक्त हो गए, अब हमको सजा मिल जाएगी, मैं अपराधी हो गया। तो उसे ये मानने की जरूरत नहीं है, उसे प्रतिरक्षा करने की जरूरत है। बिल्कुल। कृष्णन जी की किताब में पढ़ रहा था तो उसमें आया था, एक जॉन मैसफील्ड ने, तो उसमें आया था कि मैंने देखा है पथरीली धरती पर फूल खिला करते हैं। क्या बात है। मैंने देखा है कि व्यक्ति असुंदर सब पर दया किया करता है, और मैंने देखा है बुरा अश्व घुड़दौड़ों को जीत लिया करता है, इसीलिए मेरे भी मन में उत्साह बना रहता है। यानी कतई ये नहीं मानना चाहिए कि हमारे ऊपर अगर कोई आरोप लग गया तो मैं निराश होकर के घर में बैठ जाऊं, या चुप्पी साध लूं कि अब मैं अपराधी हो गया, अब मुझे सजा काटनी है। ये हमेशा हमको याद आ गई, एक कवि है, उनकी एक कविता याद आ गई, एक लाइन, कानूनों के कान में ठोक जिरह की कील। वाह, क्या बात है। कानूनों के कान में ठोक जिरह की कील, कर दे कत्ल सत्य की, वही है सफल वकील। वही है सफल वकील। वाह 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 वाह। अच्छा, तो आध्यात्मिक मामले पर आप जो है, जैसे हमका शौक है कहीं न कहीं कुछ जानने का। जैसे एक प्रकरण आए थे, भागवत की कथा हो रही थी, तो उसमें एक प्रकरण है कि भगवान राम लंका पर चढ़ाई किए और सेतु रामेश्वर का पुल बन गया, तो लंका में खलबली मच गई। बिल्कुल। ऐसा दुश्मन तो बहुत पावरफुल है, वो पत्थर पर अपने नाम लिखा राजा का और पानी में तैर गया। ये बात धीरे धीरे रावण तक पहुंची, तो उसने मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई और कहा, भाई मुनादी करा दो कि उनका राजा भी पत्थर पानी में तैराएगा। रावण ने भी एक बड़ा सा पत्थर उठाया, रावण लिखा, कुछ देर तक सोचा, पत्थर पानी में डाला, तैर गया। अब जनता प्रसन्न हो गई, साहब क्या बात हो गई, हमारा राजा ही पावरफुल है, कोई बात नहीं है। रात में जब मंदोदरी के कक्ष में रावण गया तो उसने कहा, बताइए पत्थरवा कैसे तैरा पनिया में, ये बताइए हमको। क्या देखो, जनता के मन में भय तो था ही, तो भय मुझे दूर करना था। तो जब मैंने पत्थर पर रावण लिखा तो मैंने कहा, हे पत्थर, तुमको राम की कसम है अगर तू डूबा, और फिर मैंने पानी में उसे हरा दिया, तो भगवान राम की कृपा है ये। अच्छा, नए अधिवक्ता जो नए लड़के आ रहे हैं विधि व्यवसाय में, तो विधि के क्षेत्र में कितना बेहतर भविष्य है उनका, क्या कहेंगे उनके लिए? सीधी सी बात यह है कि उनकी थिंकिंग क्या है, बेस मजबूत करिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है उसके लिए। ये देखिए, क्योंकि आर्गुमेंट, बहस, जीरा कोई सिखा नहीं सकता, ये सीखना पड़ता है, ये सीखना पड़ेगा आपको। दर्शकों, आपने देखा कि रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी ने बेहतर तरीके से अपने जीवन वृत्त के बारे में और अपने विधि व्यवसाय से जुड़े तमाम सारी जानकारियाँ हमसे साझा किया। श्रीवास्तव जी, आपने अपना अमूल्य समय निकाला और हमसे बात किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी।